जब पहली बार पुलिस ने इस केस की सच्चाई दुनिया के सामने रखी थी तो ज़्यादातर लोगों ने सच्चाई को मानने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि इनकार से सत्य नहीं बदलता। आज हम आपको 2008 की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने तब देश भर में सुर्खियां बटोरी थी और उसकी चर्चाएं आज भी होती है। हम मिस मेरिट रह चुकी प्रियंका सिंह से जुड़ी केस के बारे में बात कर रहे हैं। वही प्रियंका सिंह जिसने मिस मेरिट बनने का खिताब जीतने पर जीत का श्रेय अपनी मां को दिया था और आगे चलकर उसकी मां और पिता का कत्ल का इल्ज़ाम उस पर लगा था। तो आखिर क्या है मिस मेरिट रह चुकी प्रियंका सिंह की पूरी कहानी और क्यों इस कहानी में हुई थी समलैंगिक संबंधों की एंट्री? चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। यकीन मानिए पूरी सच्चाई सुनकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की सबसे अहम किरदार है प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह का जन्म 1987 में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रेमवीर सिंह और मां का नाम संतोष सिंह था। प्रेमवीर सिंह उत्तर प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन में बतौर जूनियर इंजीनियर काम किया करते थे, जबकि मां हाउसवाइफ थी। प्रियंका सिंह का एक भाई भी था जिसका नाम था गौरव। यह पूरा परिवार मेरठ के प्रेम प्रयाग कॉलोनी में रहते थे। प्रियंका की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मेरठ के ही जेपी एकेडमी से होती है। पढ़ाई में प्रियंका का मन बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि बचपन से ही उसका झुकाव फिल्मों की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था। बहुत कम उम्र में ही प्रियंका तय कर लेती है कि फैशन की दुनिया में ही उसे अपना नाम बनाना है। इसलिए वह स्कूलिंग के बाद फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन कर लेती है। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद प्रियंका नौकरी की तलाश में नोएडा तक जाती है, लेकिन उन्हें मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिलती है। फिर भी वह संघर्ष जारी रखती है। इस दौरान 2005 में उन्हें मिस मेरिट प्रतियोगिता के बारे में जानकारी मिलती है। प्रियंका को यहाँ अपने लिए एक बड़ा मौका दिखाई देता है और वह भी इस कंपटीशन में भाग लेने का फैसला करती है। वैसे तो इस प्रतियोगिता में कई सारे कंसल्टेंट भाग ले रही थी, लेकिन सभी को पीछे छोड़ते हुए प्रियंका फाइनल जीतने में कामयाब हो जाती है। जीत के बाद जब उसने इस जीत के बारे में पूछा जाता है तो वो बताती है कि इस जीत का पूरा श्रेय अपनी मां को देना चाहती है। प्रियंका के इस जवाब पर हाल में काफ़ी तालियां बजती है, लेकिन क्या सच्चाई कुछ ऐसी ही थी या फिर प्रियंका का महज दिखावा था? हम इस पर आगे बात करेंगे। 2005 में मिस मेरिट का खिताब जीतने वाली प्रियंका को उत्तर प्रदेश में नई पहचान मिलना शुरू हो जाती है। कई अखबारों में उनकी तस्वीर छपती है और लोग उन्हें पहचानने लगते हैं। छोटी सी ही लेकिन इस सफलता से प्रियंका का मनोबल बढ़ता है। वह फैशन की दुनिया में अपना नाम और आगे बढ़ाने के लिए परिवार वालों से दिल्ली जाने की इजाज़त मांगती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले तो प्रियंका को अकेले दिल्ली देने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन प्रियंका के कहने पर आखिरकार परिवार वाले उसे इजाज़त दे देते हैं। इस तरह 2006 में प्रियंका दिल्ली आ जाती है। यहाँ वह गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग के कोर्स में एडमिशन लेती है। समय का पहिया बदलते हुए अब आ जाता है साल 2008। दुनिया की नज़रों में प्रियंका दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही होती है, जबकि उनके माता पिता अब भी मेरठ में ही रह रहे थे। प्रियंका के पिता प्रेमवीर सिंह अक्सर काफ़ी जल्दी उठ जाया करते थे। सुबह उठकर वह मोहल्ले में चक्कर लगाया करते थे, साथ ही पड़ोसियों से मिलना जुलना भी होता था। लेकिन 11 नवंबर 2008 की सुबह पड़ोसियों से एक अजीब सी खामोशी घर के बाहर महसूस करते हैं। दरअसल काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन अब तक घर का मेन गेट भी बंद था, बल्कि उसे केवल सटाकर बंद किया गया था। दरवाज़ा खुलते ही कुछ लोग घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर के अंदर का नज़ारा बेहद ही परेशान करने वाला होता है। लोगों को घर के अंदर की चीज़ें बिखरी हुई दिखाई देती है। इतना ही नहीं, जब लोग ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती है। यहाँ पर उन्हें प्रेमवीर सिंह खून के लथपथ दिखाई देते हैं। लोग उन्हें आवाज़ देकर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनकी सांसें काफ़ी पहले ही थम चुकी थी। लोग जब दूसरे कमरे की तरफ देखते हैं तो वहाँ उन्हें प्रियंका की मौत मां संतोष सिंह भी बेसुध पड़ी हुई दिखाई देती है। वह भी मृत पाई जाती है। घर के अंदर 2 लाशें और बिखरे हुए सामान इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि घर में शायद लूटपाट हुई है, और इसी क्रम में घर के अंदर मौजूद दोनों व्यक्ति की जान ले ली गई है। जल्द ही इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन को दी जाती है। इस बात की जानकारी फ़ोन के जरिए प्रियंका का भाई गौरव को भी दे दी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय गौरव बेंगलुरु में रहकर किसी कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहा था। इस अनहोनी की जानकारी मिलते ही गौरव भी मेरठ
चला आता है, इधर पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। पहले तो दोनों की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही घर के अंदर पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। शुरुआती जांच में पाया जाता है कि घर में कीमती सामान जैसे जेवर, पैसे, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट इत्यादि गायब हैं। इतना ही नहीं, घर के अंदर सभी सामान बिखरे पड़े थे। यह भी लूट की ओर इशारा कर रहे थे। कुल मिलाकर पुलिस वाले भी कन्विंस हो जाते हैं कि शायद घर के अंदर लूट की वारदात हुई है और इसी वारदात को अंजाम देने के लिए घर में मौजूद दोनों शख्स की हत्या कर दी गई है। अब पुलिस हत्यारे को पकड़ने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच एक सीनियर पुलिस अधिकारी घर के अंदर कुछ अजीब बात नोटिस करते हैं। घर में किसी तरह के ज़बरदस्ती घुसने के सबूत नहीं थे। इस परिवार का एक पालतू कुत्ता भी था। जांच के दौरान पुलिस वालों को वह कुत्ता घर के ऊपर बंधा हुआ दिखाई देता है। वह एक ऐसी नस्ल का कुत्ता था जिसे अक्सर हिंसक माना जाता है। यह भी समझा जाता है कि इस नस्ल के कुत्ता अगर अपने मालिक के आसपास किसी अनजान व्यक्ति को देख ले तो वो बहुत ज़्यादा भौंकता है, यहाँ तक कि उन पर आक्रामक होकर हमला भी कर देते हैं। लेकिन इस मामले में जब पुलिस पड़ोसी से जानकारी लेती है तो सभी एक सुर में कहते हैं कि उन्हें एक बार भी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। कुत्ते का इतनी बड़ी घटना के समय बिल्कुल खामोश रहकर इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि हो ना हो इस घटना को किसी एक ऐसे व्यक्ति ने अंजाम दिया है जिससे यह कुत्ता परिचित है। इसके अलावा पुलिस अधिकारी यह भी नोटिस करते हैं कि मृत पड़े प्रेमवीर सिंह की नाक में रुई डाली गई हुई है। भला एक लुटेरा अपने शिकार की नाक में रुई क्यों डालेगा? मरने से पहले इंसान खुद ही अपनी नाक में रुई डाल ले, यह संभव नहीं है। पुलिस वालों को लगने लगता है कि कुछ ऐसा तो है जो वो मिस कर रहे हैं। इस बीच उनका ध्यान इस परिवार की इकलौती बेटी प्रियंका सिंह की ओर जाता है। जानकारी लेने पर पता चलता है कि प्रियंका इस समय दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। पुलिस वाले प्रियंका को जानकारी देने के लिए उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रियंका का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। कुछ करीबी रिश्तेदार भी प्रियंका को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। जल्द ही प्रियंका के दिल्ली वाले पते पर बंदे को पता लगाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहां जाकर जानकारी मिलती है कि प्रियंका तो पिछले कई दिनों से अपने हॉस्टल में आई ही नहीं है। कुल मिलाकर कई स्तर पर प्रियंका से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सभी कोशिशों पर नाकाम रहती है। कुछ लोग दबी जबान में चर्चा करना शुरू कर देते हैं कि कहीं प्रियंका को लुटेरे किडनैप करके तो नहीं ले गए। इस सवाल के सामने आते ही पुलिस वाले भी बेचैन हो जाते हैं और वह प्रियंका को ढूंढने में लग जाते हैं। लगातार प्रियंका का मोबाइल स्विच ऑफ तो आता रहता है, फिर भी पुलिस वाले प्रियंका का नंबर सर्विलेंस पर डाल देते हैं। साथ ही उसके लोकेशन हिस्ट्री भी खंगालने जाने लगती है। लोकेशन हिस्ट्री से पुलिस वालों को कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। अब तक यही कहा जा रहा था कि प्रियंका दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी, जबकि नेटवर्क हिस्ट्री से पता चलता है कि आखिरी बार प्रियंका का मोबाइल मेरठ में ऑन हुआ था। उसकी लास्ट लोकेशन भी घर के आसपास ही पाई जाती है। मोबाइल लोकेशन और कुछ टिप के आधार पर पुलिस वाले प्रियंका की तलाश में मेरठ के ही टीपी नगर इलाके तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक घर में प्रियंका मिल जाती है। तुरंत पुलिस प्रियंका को हिरासत में ले लेती है। यहाँ प्रियंका के साथ एक और लड़की मिलती है जिसकी पहचान अंजू के तौर पर होती है। प्रियंका के माता पिता की हत्या 11 नवंबर को हुई थी, जबकि पुलिस वाले प्रियंका को 17 नवंबर 2008 को एक अन्य लड़की के साथ मिलती है। प्रियंका का इस तरह से मिलना और शहर के अंदर छुपे रहना कई सवाल खड़े करता है। उन सवालों का जवाब तलाशने के लिए पुलिस वाले प्रियंका से पूछताछ करते हैं। सबसे पहले प्रियंका से गायब रहने के लिए पीछे का कारण पूछा जाता है, तो वह कहती है कि जिस रात घर में लूटपाट की घटना हुई थी उस समय वह अपने घर में मौजूद थी। कुछ लुटेरों ने पहले उसे कमरे में बंद कर दिया था, फिर उसके माता पिता की हत्या करके घर में लूटपाट शुरू कर दी। प्रियंका के बयान के मुताबिक इस लूटपाट और हत्या के बाद उसे डर सताने लगता है कि लोग इसे हत्या और लूटपाट का इल्ज़ाम उस पर लगा देंगे, इसलिए वह चुपचाप घर से भाग जाती है और पुलिस से बचने के लिए छिपकर रहने लगती है। पुलिस वालों को प्रियंका का जवाब हजम नहीं होता है। भला एक लड़की जिसके माता पिता की हत्या हो गई हो, वह खुद को बचाने का पहला कैसे सोच सकती है? इसी शक के आधार पर पुलिस वाले प्रियंका से एक के बाद एक कई सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो प्रियंका सभी सवालों के ठीक ठीक जवाब दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे सवालों की हेराफेरी लंबी होती है वह उलझती चली जाती है और अपने बयान बदलना शुरू कर देती है। प्रियंका का हर बदलता बयान पुलिस वालों को सच के करीब लाता जाता है और आखिरकार पुलिस उस सच्चाई तक पहुंच जाती है जिसका जवाब मेरठ और पूरा प्रदेश जानने के लिए पिछले कई दिनों से बेचैन था। पुलिस के सवालों के
आगे आखिरकार प्रियंका टूट जाती है और वह एक हिला देने वाली सच्चाई से पर्दा उठाती है। वह कबूल कर लेती है कि उसके माता पिता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद ही महिला मित्र अंजू के साथ मिलकर की है। लेकिन इस सब के पीछे वह अपनी एक बड़ी वजह बताती है। प्रियंका से किए गए पूछताछ और खुलासे के बाद पुलिस की ओर से जानकारी दी जाती है। उस जानकारी के मुताबिक मिस मेरिट का खिताब जीतने के बाद अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रियंका दिल्ली जाने का फैसला करती है। दिल्ली आने के पर वह साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन कॉलेज में एडमिशन ले लेती हैं। यहाँ उसका ठिकाना एक हॉस्टल बनता है। इसी हॉस्टल में उसकी मुलाकात अमरोहा की रहने वाली अंजू नाम की एक लड़की से होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर अंजू और प्रियंका की दोस्ती समय के साथ दोस्ती रिश्ते में से कहीं ज़्यादा बढ़कर हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगती हैं। कथित तौर पर प्रियंका और अंजू के रिश्ते की चर्चा कॉलेज कैंपस में भी शुरू हो जाती है। सभी को नज़रअंदाज करते हुए प्रियंका और अंजू साथ रहना शुरू कर देती है। एक समय बाद अंजू को लगने लगता है कि इन दोनों के रिश्ते को परिवार वालों को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए अंजू प्रियंका से कहती है कि बेहतर होगा कि हम दोनों अब इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म कर दें और एक दूसरे को भूल जाएं। जवाब में प्रियंका कहती है कि हमारे पास एक प्लान है। अगर हम इस प्लान के तहत काम करें तो शायद हमें कभी अलग नहीं होना होगा। यह प्लान था फर्ज शादी का। अंजू का एक भाई भी था जिसका नाम अजेंद्र था। प्रियंका अंजू से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे भाई से शादी कर लूँगी तो फिर मैं तुम्हारे ही घर में तुम्हारी भाभी बनकर हमेशा के लिए रहूँगी। दुनिया की नज़रों में मैं तुम्हारे भाई की बीवी रहूँगी, लेकिन वास्तव में हम दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकेंगे। इस शादी के बाद समाज वाले उस पर शादी करने का भी दबाव नहीं डालेंगे। अंजू को प्रियंका का यह आइडिया पसंद आता है और इसी के बाद प्रियंका और अजेंद्र की एक झूठी प्रेम कहानी की शुरुआत होती है और बहुत जल्द दोनों 2008 में ही अप्रैल महीने में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हालांकि शादी के बाद प्रियंका अपने पति के साथ दिखावे के तौर पर कुछ दिनों साथ रहती है, फिर पढ़ाई का बहाना बना के अंशु के साथ घर से निकल जाती है। आने वाले दिनों में जब भी अजेंद्र प्रियंका के करीब आने की कोशिश करता तो प्रियंका दूर भागने लगती थी। कुछ दिनों में इन दोनों के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आखिरकार प्रियंका अपने पति से सच्चाई बता देती है। इससे दोनों ही परिवार में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है। प्रियंका के माता पिता इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वह प्रियंका को परिवार से ही बेदखल कर देते हैं और अपनी पूरी संपत्ति बेटे गौरव के नाम पर कर देते हैं। अंजू को भी परिवार से काफ़ी कुछ सहना पड़ता है और उसे भी निकाल दिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इतना कुछ होने के बाद प्रियंका और अंजू शांत बैठने की बजाय आगे की प्लानिंग में लग जाते हैं और इसी प्लानिंग के तहत प्रियंका अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत कर देती है। साथ ही पति तथा ससुर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप भी लगा देती है। इस आरोप के बाद ससुराल वाले प्रियंका का पीछा करना छोड़ देते हैं और इस तरह प्रियंका और अंजू दिल्ली में साथ रहने लगते हैं। घर केवल प्यार से नहीं चलता बल्कि पैसे की भी जरूरत पड़ती है। जो भी पैसे अंजू और प्रियंका के पास थे वह लगभग खत्म हो चुके थे। दोनों ही अपने अपने लेवल से नौकरियां तलाशने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। परेशानी जब बढ़ने लगती है तो प्रियंका कहती है कि मेरे पिता के पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ भाई के नाम कर दी है, लेकिन मैं अपना हिस्सा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। प्रियंका कहती है कि हम दोनों घर जाएंगे, वहाँ माता पिता से बात करके अपना शेयर लेंगे और फिर उन शेयर से अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से काटेंगे। सब कुछ तय होने के बाद 10 नवंबर 2008 के रात के लगभग 8:30 बजे प्रियंका और अंजू मेरठ में अपने घर पहुंचती है। यहाँ आने पर माँ प्रियंका तो अच्छे से बातचीत करती है, लेकिन पिता उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से तनाव बढ़ना शुरू होता है। काफ़ी देर तक बहस होती रहती है। इस बहसबाजी के दौरान प्रियंका अपनी माँ पर भी आरोप लगाती है कि तुम केवल भाई का पक्ष लेते हो, तुमने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं है। इस शोर शराबे के बीच प्रियंका के पिता भी वहां पहुंच जाते हैं और वह प्रियंका को कहते हैं कि तुम मेरी औलाद नहीं हो बल्कि तुम नाजायज़ औलाद हो, इसलिए तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। प्रियंका के बयान के मुताबिक यह पहली बार नहीं था जब उसके पिता ने उसे नाजायज़ कहा था, बल्कि उसके पिता बचपन से ही उसे नाजायज़ औलाद मानते थे और इस बात का ताना अक्सर उसे दिया करते थे। लड़ाई के बीच जब एक बार फिर से प्रियंका को नाजायज़ औलाद का ताना दिया जाता है तो वह बेहद गुस्से में आ जाती है और अपनी मां से हाथापाई करना शुरू कर देती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि अंजू प्रियंका की मां संतोष को पीछे से पकड़ती है, जबकि प्रियंका अपनी मां का जोर से मुंह और गला दबा देती है। गुस्से में प्रियंका की पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि उसकी मां की सांसें थम जाती है। अगले ही पल उसकी मां के नाक से खून बहने लगता है। जिस मां को प्रियंका ने अपनी जीत के बाद अपनी प्रेरणा बताया था, उसे अपने ही हाथों से मार देती है।
पत्नी की हालत देखकर प्रेमवश बीच बचाव करने आते हैं। प्रियंका का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था। वह पास के किचन में रखा हुआ चाकू उठाकर ले आती है और गुस्से से अपने पिता पर हमला शुरू कर देती है। प्रेमवशियों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और हमले के आगे वह भी अपने प्राण त्याग देता है। माता पिता की जान लेने के बाद प्रियंका थोड़ा घबरा जाती है और उसे लगने लगता है कि अब पकड़ी जाएगी। लेकिन फिर वह अंजू के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि अगर हम घर में लूटपाट जैसा सीन क्रिएट कर लें तो शायद बच सकते हैं। इसी के बाद वह घर में रखे जेवर, पैसा और प्रॉपर्टीज़ के कागजात जो गौरव के नाम ट्रांसफ़र किए गए थे सभी चुरा लेती है। फिर जल्दी से जल्दी अंजू के साथ मिलकर घर के अंदर रखा सभी सामान बिखेरना शुरू कर देती हैं। पिता की नाक से काफ़ी खून बह चुका था, इसलिए वह घर में रखा कॉटन उठाकर नाक में डाल देती है ताकि खून बहना बंद हो सके। इस लड़ाई झगड़े से प्रियंका ने घर का पालतू कुत्ता छत पर बांध दिया था और उससे कुछ खाने को दे दिया था। अक्सर प्रियंका ही कुत्ते को खाना दिया करती थी, इसलिए कुत्ता खाने में मगन हो जाता है और इस पूरी लड़ाई के दौरान वह बेखबर होकर चुपचाप खाता रहता है। सब कुछ अच्छे से सेट करने के बाद वह रात के अंधेरे में अंजू के साथ घर से निकलकर लगभग 10 किलोमीटर दूर किराए के कमरे में रहने लगती है। हालांकि वह पुलिस वालों को ज़्यादा दिन तक चकमा नहीं दे पाती और आखिरकार पकड़ी जाती है। अंजू अपने बयान में कहती है कि उसने जो कुछ किया वह प्रियंका के कहने पर और उसने अपने प्यार के लिए किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजू के साथ भी उसके परिवार में दुर्व्यवहार होता था। परिवार वाले अक्सर अंजू को ताना दिया करते थे। जब अंजू और प्रियंका की मुलाकात पहली बार दिल्ली में होती है तो दोनों हॉस्टल में साथ रहने लगते हैं। इसी दौरान दोनों ही अपने दुख भरी दास्तान एक दूसरे से शेयर करती है। दोनों की कहानी लगभग एक जैसी होती है, इसलिए दोनों की बॉन्डिंग समय के साथ मजबूत होती जाती है और यह इतनी मजबूत हो जाती है कि एक दूसरे के प्यार के लिए दोनों लोगों की जान तक ले लेते हैं। कबूलनामे के बाद आगे की जांच के तहत पुलिस अंजू और प्रियंका के घर से चुरा कर ले गई ज्वेलरी, कैश, प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट सब कुछ बरामद कर लेती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कंफर्म हो जाता है कि मां की मौत गला दबने की वजह से तथा पिता की मौत चाकुओं के हमले की वजह से हुई है। प्रेमवीर सिंह ने अपने बचाव के लिए लड़कियों से हाथापाई भी की थी। इस दौरान अंजू और प्रियंका के बाल भी पकड़े थे। मौत के बाद बाल के टुकड़े अब तक प्रेमवीर सिंह के हाथ में मौजूद थे। फॉरेंसिक जांच के बाल के नमूने भी प्रियंका और अंजू से मैच कर जाते हैं। इससे भी कंफर्म हो जाता है कि इस हत्याकांड को इन्हीं दोनों ने अंजाम दिया था। पुलिस मर्डर वेपन भी बरामद कर लेती है। दोनों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया जाता है। आगे इस मामले की सुनवाई अदालत में शुरू होती है। अदालत में भी प्रियंका और अंजू डकैती वाले बयान पर टिकी रहती है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के आगे उनका दावा झूठा साबित होता है और आखिरकार 28 मई 2015 को जिला अदालत से प्रियंका सिंह और अंजू को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही दोनों पर 20 से 22 का आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो आज भी अंजू और प्रियंका अपने किए की सज़ा भुगत रही है और सलाखों के पीछे बंद है। यह एक ऐसा मामला था जहां पहली बार लोगों को सच्चाई पर यकीन भी नहीं हुआ था। कुछ लोग तो यहां तक आवाज़ उठाने लगते हैं कि पुलिस मासूम लड़कियों को फंसा रही है, लेकिन फिर पुलिस वालों ने उन लड़कियों को मीडिया के सामने पेश किया। यहाँ उन लड़कियों ने हैवानियत को मीडिया के सामने अपनी जुबानी से बयां किया। तब जाकर लोगों को यकीन हुआ कि खूबसूरती का मेडल जीतने वाली प्रियंका वास्तव में मां की कातिल है, जिसे उसने अपनी प्रेरणा बताते हुए जीत का श्रेय दिया था। दोस्तों, अदालत में गुनहगारों को अपने हिसाब से उचित सज़ा दी है, लेकिन क्या इतनी बड़ी घटना होने से रोकी जा सकती थी? अगर हाँ तो कैसे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।